हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ की जो वैकेंसी आई है उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसके पूरे जानकारी को देखेंगे और मेजर पोर्शन जो है कि इस वैकेंसी का क्या है उस पे हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। मैं वैसे छात्रों को बता दूं कि जो अभी अभी इस फील्ड में नए आए हैं यानी कि यूपीएससी में नया आए हैं तो उनके लिए जो है कि ये वैकेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वो अपने पहले प्रयास में जो है कि अच्छा से अच्छा पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं अगर वो सही स्ट्रेटेजी बनाकर काम करते हैं तो। और वैसे छात्र की अगर मैं बात करूं जो ऑलरेडी यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं या यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर दे चुके हैं, उनके लिए भी मेरे पास जानकारी है कि अगर वो दे रहे हैं तो मैं उनको कहूंगा कि अच्छे से नोट्स को जो है कि बनाएं और सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाएं, ताकि जो है कि ये वैकेंसी वो आसानी से बीट कर पाएं और इस वैकेंसी में जो है कि वो अपना स्थान बना पाएं और अपने गांव, अपने जिले, अपने शहर और अपने देश का नाम रोशन कर पाएं। और वैसे भी छात्र जो नए नए हैं वो भी जो है कि इसको फॉलो करके इस स्ट्रेटेजी को जो है कि अपने गांव का, अपने जिले का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं उन सभी छात्रों को जो है कि यहाँ पर सम्मिलित करके जो यूपीएससी ईपीएफओ का मेजर पोर्शन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके प्रीवियस के कट ऑफ को देखेंगे कि इसका प्रीवियस ईयर का जो फाइनल कट ऑफ रहा है वो कितना रहा है और रिटेन में जो है कि कट ऑफ कितना गया था और इंटरव्यू में क्या रहता है, उन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। और वेटेज कितना परसेंट का है, 75 और 25 के रेशियो से जो वेटेज आता है उस पर भी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों को कि मैं ये बताऊंगा कि सिलेबस में जो मेजर पोर्शन है वो क्या क्या है, हमें कहां पे क्या फोकस करना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए सीधे हम लोग कुछ मुद्दों की बात कर लेते हैं जो यूपीएससी ईपीएफओ से जुड़ा हुआ है। तो आइए यहां पर समझने का आप लोग प्रयास करिए। देखिए, आप लोग जानते हैं कि वैकेंसी जो 2023 में आई है वो 577 है और 577 की अगर मैं बात करूं तो ईओ और एओ का अगर मैं बात करूं तो इसके लिए जो मैक्सिमम एज होता है वो 30 साल होता है और इसमें जो वैकेंसी है 418 है। और एपीएफओ की अगर मैं बात करूं जो वैकेंसी है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मैक्सिमम एज जो होता है 35 वर्ष होता है और 159 जो है कि इसकी टोटल वैकेंसी है। देखिए, इसकी मेरिट और इसकी मेरिट में डिफरेंस होता है, इसका मेरिट थोड़ा कम रहता है और इसका मेरिट जो है कि थोड़ा हाई रहता है, ठीक है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ वैकेंसी इसका कम है, इसलिए इसमें जो है कि आपका वेरिएशन देखने को मिलता है इनके कट ऑफों में। तो टोटल जो है 577 पोस्ट हो गए। अब प्रीवियस के हम लोग बात करते हैं कि प्रीवियस का हमारा कट ऑफ क्या है। इससे पहले मैं एक जानकारी आप लोगों को और दे दूं। देखिए, इसमें का जो वेटेज होता है अगर मैं उसकी बात करूं तो ये आपका 75 और रेशियो 25 का वेटेज होता है। और टोटल मैं बात करूं जो रिटेन होता है यानी कि प्रीलिम्स होता है जो, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका जो है कि 120 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं भाई? 120 क्वेश्चन। और ईच क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। कितने का? 2.5 नंबर का। इसका मतलब है कि 120 इंटू 2.5 300 मार्क्स का जो है कि आपका पेपर होता है रिटेन का। कितने का होता है भाई? 300 का ये आपका नंबर का रिटेन होता है। अब मैं बात करूं कि इसमें इंटरव्यू का क्या वेटेज है, तो इंटरव्यू की अगर देखिए आप लोग, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो है कि आपका जब मेरिट बनती है वो 400 में से बनती है। कितने में से बनती है भाई? 400 में से। अगर आप 400 में से आप मैं मान के चलूं आपका आंकड़ा रहता है अगर 225 का, अगर आप रिटर्न में इस बार के रिटर्न में अगर आप 225 220 के आसपास का आंकड़ा रखते हैं तो आप जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। तो इस 400 की अगर मैं बात करूं तो इस 400 में से जो फाइनल मेरिट गया था ईओ और एओ की अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिखा हुआ हूं, देखिए प्रीवियस का है ये, प्रीवियस का 259 गया था। यानी कि 259 जो है कि अगर आपका जो है कि 400 में से नंबर आया था इंटरव्यू और रिटेन मिलाकर, इसका मतलब यह है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया था यूआर में अगर आप हैं तो। अब ओबीसी की मैं बात करूं तो 244 जिनका भी जो है कि फाइनल नंबर आया था वो जो है कि आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी थे। एससी की अगर मैं बात करूं तो 234, एसटी की मैं बात करूं तो 231, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 246, पीएचएचआई अगर मैं बात करूं इसकी 169 और पीएचओएच की मैं बात करूं तो आपका 242।
अब देखिए उसी साल की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों यूआर में जो है जिनका रिटेन की अगर मैं बात करूं कि रिटेन में 187 नंबर जिनका भी आया था, यानी कि वो इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर गए थे, जो 2020 का प्रीलिम्स था उसको क्वालिफाई कर गए थे। इसके बाद से अगर मैं बात करूं ओबीसी में 173 और एससी में 160 और एसटी में 156 नंबर जिनका आया था भाई वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए थे। ईडब्ल्यूएस में जिनका भी 171 नंबर आया था वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए थे, यानी रिटेन क्वालिफाई कर गए थे। इसके अलावा पीएचएचआई में जिनका 101 मार्क आया था, 101 मार्क वो क्वालिफाई कर गए थे। पीएचओएच में जिनका 154 आया था वो क्वालिफाई कर गए थे। ठीक है, अब देखिए इनकी अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इस साल जो है कि इंटरव्यू में जो है कि यूआर में 50 मार्क्स, ओबीसी 40, एससी 40, एसटी 40 और ईडब्ल्यूएस 50 और पीएचएचआई 40 और ये भी 40। इसका मतलब ये है कि ये इंटरव्यू का अगर मैं बात करूं तो ये आपके हाथ में नहीं होता है, आप जो है कि ये बोर्ड के ऊपर होता है और बोर्ड जो है कि जो डिसाइड कर दे वही जो है कि फाइनल हो जाता है। यानी 50 40 40 40 50 40 50। इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, अच्छे हैं, इसका मतलब है कि बहुत ले आ पाएंगे तो आप 60 नंबर ले पाएंगे 100 में से, इससे ज़्यादा आप मार्क नहीं खींच पाएंगे। तो 50% मार्किंग जो है कि इसका हुआ है, 100 में से 50 40, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों को जो है कि यहाँ पे क्या करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, वो स्ट्रेटेजी ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको रिटेन में नंबर लाने होंगे। क्या लाने होंगे? रिटेन में। अगर रिटेन में देखिए 187 पिछली बार था, इसका मतलब ये है कि आपको जो है कि 220 प्लस इस बार जो है कि आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे और 220 प्लस आप मार्क्स लाते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि क्या है। देखिए यहां पर आप लोग जानते हैं कि रिटेन में आपका निगेटिव मार्किंग होता है। क्या होता है? निगेटिव मार्किंग और 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। अब आपको 220 के आसपास रिटेन में नंबर लाने हैं। आप क्या करेंगे, आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे ताकि आप जो है कि 220 मार्क्स ले आए? तो 220 मार्क्स ले आने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं। उन विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि आपका सही विकल्प क्या हो सकता है, क्योंकि आप अपने स्ट्रेंथ को जानते हैं, आप अपने वीकनेस को जानते हैं, आप अपने थ्रेट्स को जानते हैं और आप अपने जो है कि अपॉर्चुनिटी को भी जानते हैं। जब इन चीजों को आप अच्छे से जानते हैं, इसका मतलब यह है कि आप खुद जो है कि इस चीज के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं कि आप 220 मार्क्स कैसे लाएं। क्योंकि आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट होंगे, तभी आप इस फील्ड में जो है कि आए हैं और आपकी समझदारी का लेवल जो है कि काफी अच्छा होगा, आपका स्ट्रेंथ काफी अच्छा होगा। तो मैं उम्मीद ऐसा करता हूं कि आप जो है कि चीजों को समझ चुके होंगे और समझने के बाद से आप जो है कि 120 के स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। अब देखिए 120 स्ट्रेटेजी का मतलब यह है, देखिए अगर 70 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है तो 70 इंटू 2.5 की अगर मैं बात करूं, पॉइंट हटा दूं, मैं 10 ले लूं यहां पर नीचे, 0 से 0 और 7 × 5 = 35, ठीक है, 3 7 दूना 14 3 17, यानी कि 175 मार्क जो है कि आपका 70 क्वेश्चन पे हो रहा है। अगर आप टोटल 120 क्वेश्चन में से आप 70 कर रहे हैं सही, तब आपका जो है कि 175 हो रहा है। लेकिन इससे तो काम चलने वाला नहीं है भाई। अब क्या करेंगे आप, जब इससे काम नहीं चलेगा तो आपको कम से कम 80, अगर मैं मान के चलूं 80 पे भी एक बार देख लेते हैं। 2.5, 0 पॉइंट हटा दिया, 8 × 5 = 40, 4 और 8 दूना 16 4 20, यानी 200 मार्क्स ये हो गया भाई, 200 मार्क्स। इसका मतलब ये है कि आपको कम से कम जो है कि 85 से 90 क्वेश्चन आपको जो है कि सही करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? रिटन में 85 से 90 क्वेश्चन जब आप सही कर देंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपका नंबर जो है कि 220 के आसपास बन जाएगा। और 220 जब आपका मार्किंग बन जाएगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरा मानना यह है कि आप 220 आसानी से प्राप्त कर पाएंगे।
ठीक है। और आपको जो है कि अगर इंटरव्यू में 40 नंबर भी मिलता है तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। तो इसी स्ट्रेटेजी पर आपको काम करना है। आइए अब हम जो है कि कुछ तरीका अपनाते हैं जिससे कि आप इस पेपर को आसानी से क्रैक कर पाए, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको इस वैकेंसी को बीट करने के लिए क्या करना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि ऑल सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, इसका एक अच्छे से नोट्स होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास नोट्स नहीं है या तो आप इसको बीट करने में बहुत दिक्कतें आपको उठानी पड़ेंगी। यानी कि आपको जो है कि सबसे पहले अपने एक सिलेबस को जो है कि प्रिपेयर कर देना है और इसका एक नोट्स बना लेना है। जब आप सिलेबस को प्रिपेयर कर लेते हैं और अच्छे से नोट्स बना लेते हैं इस सिलेबस का, तो मेरा मानना है कि सिलेबस जिसके पास होता है ना, वो 50% एग्जाम को वैसे ही क्रैक कर लेता है जैसे कि वो वैसे छात्र जो बिना सिलेबस को देखे प्रिपरेशन करते हैं। तो आपको जो है कि सिलेबस आपके आंखों के सामने होनी चाहिए, जहां पे आप पढ़ाई करते हैं उसके दीवारों पे होना चाहिए या उसके टेबल पे होनी चाहिए। आप बार बार सिलेबस को देखिए ताकि आपके एक एक पॉइंट्स को क्लियर हो जाए कि आखिर सिलेबस इसका क्या है। अगर सिलेबस आपका क्लियर हो जाता है, इसका मतलब है कि आप 50% एग्जाम को क्वालिफाई कर लिए हैं। इसके अलावा अगर मैं मेजर पोर्शन अगर मैं कहूं आपसे सीए का अगर मैं बात करूं, अगर आप करंट अफेयर जो देख रहे हैं, मैं कहूंगा कि विजन ले लीजिए और विजन 365 आप ले सकते हैं। और इस 365 को जो है कि अच्छे से तैयार करिए और इसको जब आप तैयार कर लेंगे ना, तो मेरा मानना यह है कि आप करंट का जो है कि अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए होंगे। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री का भी प्रिपरेशन करते टाइम आपको जो है कि मेजर पोर्शन पे ध्यान देना है। जैसे मॉडर्न पे आपको ज्यादा फोकस करने हैं, इसके बाद से आपको मेडिएवल पे फोकस करने हैं, इसके बाद से एंशिएंट पे आपको फोकस करने हैं। अगर मेडिएवल पर कम करते हैं तो एंशिएंट और मॉडर्न पे ज्यादा करिए ताकि आपका जो है कि एग्जाम बेहतर हो सके। इसके बाद से अगर मैं बात करूं तो इको का आप अगर नोट्स अच्छे से बनाते हैं, इन सबका अलग अलग नोट्स बना लेते हैं, तो काफी आप जो है कि सिलेबस कवर कर पाएंगे और अच्छे से एग्जाम में जो है कि परफॉर्म कर पाएंगे। तो इको का आप बना लीजिए। इको का मतलब इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी का आप अच्छे से बना लीजिए। हर सब्जेक्ट वाइज जो है कि आपके पास नोट्स होनी चाहिए जो कि आपके इस एग्जाम को क्रैक करने में काफी हेल्पफुल होगा। तो ज्योग्राफी के अलावा अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, अगर मैं बात करूं पॉलिटी आप बना लीजिए। आप लोग जानते हैं एम लक्ष्मीकांत बहुत ही अच्छी बुक है, उसी को आप लोग 3-4 बार रट जाइए जिससे कि जो है कि आपका एग्जाम बेहतर हो सके। तो पॉलिटी के अलावा अगर मैं बात करूं आपका कि क्या आ रहा है, साइंस के कुछ प्रश्न आपको देखने होंगे। यहाँ पर साइंस आप देख सकते हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, विशेषकर तो बायो पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से चीजों को आप लोग अच्छे से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये मेजर पोर्शन है और इस मेजर पोर्शन पे आपको अच्छे से पकड़ बनानी है ताकि इस एग्जाम में जो है कि अच्छा मार्किंग कर पाए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यही आज आप लोगों को बताना था और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे और समझने के बाद से अपने दैनिक लाइफ यानी कि अपने प्रिपरेशन में इसका उपयोग करेंगे। और नए वाले छात्र जो कि ऑलरेडी वनडे एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं, ये एग्जाम उनके लिए भी बेहतर हो सकता है। अगर वो ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन के बाद ही ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हो तो आप इस फॉर्म को अच्छे से फिल कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और मैं इसका जो है कि करंट का सेशन मैं आप लोगों को कराऊंगा और करंट देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इसका कवर करूंगा, तो आप लोग जो है कि इसको अच्छे से देखिए ताकि आपको फायदा हो सके।